नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय द्विवेदी, एमडी मेडिसिन, सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन, सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भिलाई 3 चरोदा से आपको संबोधित कर रहा हूँ। आज हम 2 बातों पे चर्चा करेंगे, एक हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, और दूसरा जो है कोलेस्ट्रॉल। जो हम लोग कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराते हैं तो उनका क्या सिग्निफिकेंस क्या है। तो ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर कब बोलते हैं? ब्लड प्रेशर 2 रहता है, एक ज़्यादा एक कम, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। जैसे 120/80 ये नॉर्मल होता है। अगर परसिस्टेंटली आपका ऊपर वाला, जिसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, वो अगर 140 के ऊपर है और नीचे वाला डायस्टोलिक अगर वो 90 से ऊपर है, तो मतलब 140-90 इससे ऊपर अगर आपका परसिस्टेंटली आ रहा है तो आपको हाई ब्लड प्रेशर है। और करीब करीब अर्बन पॉपुलेशन इंडिया में 30% लोगों को ज़्यादा, 40 साल की उम्र से ज़्यादा 30% लोगों को ब्लड प्रेशर है। और हम लोग में सबसे बड़ी बात क्या है कि बहुत सारे ब्लड प्रेशर सालों साल अनडायग्नोज्ड रहते हैं। अभी भी मेरे क्लिनिक पे पेशेंट्स आते हैं, मैं उनका ब्लड प्रेशर लेता हूँ, उनसे पूछता हूँ, 50 साल का मरीज है, बेटा तुम्हारा पिछला ब्लड प्रेशर कब लिया गया था? तो बोले हमको याद ही नहीं साहब, पता नहीं हुआ शायद। तो ये हम लोग को जब भी अपॉर्चुनिटी मिले, हम लोग को अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराना चाहिए, खासकर अगर हम लोग की उम्र 40 साल से ऊपर हो। अब क्या क्या ऐसे रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके कारण आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है? मतलब ये सब होगा तो आपको हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एक तो आपको कोई पुरानी कोई हार्ट की बीमारी हो, दूसरा ये है कि आपको डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ अगर है और खासकर अगर वो वेरी पोरली कंट्रोल्ड है तो आपको हाई ब्लड प्रेशर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और आपको किडनी का कोई प्रॉब्लम है तो हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। और अगर ये सेंट्रल ओबेसिटी जो बोलते हैं ना, हम लोग इंडियंस में बहुत कॉमन है सेंट्रल ओबेसिटी। तो अगर आपको सेंट्रल ओबेसिटी है, सेंट्रल मोटापा है जिसको, तो आपको हाई ब्लड प्रेशर की चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर जैसे आपका अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो भी आपको हाई ब्लड प्रेशर होने का चांसेस बढ़ जाता है। आपको अगर शुगर लेवल कंस्टेंट ज़्यादा रहता है, हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं, कांस्टेंट हाइपरग्लाइसीमिया, स्मोकिंग, अल्कोहल और नमक बहुत खाना, हम लोग खूब खाते हैं ना, अचार, चटनी, पापड़ बहुत, तो नमक ज़्यादा खाना ये बहुत हानिकारक है शरीर के लिए। और एक फिजिकली इनएक्टिव अगर आप वॉकिंग नहीं कर रहे हैं आधा घंटा 1 घंटा, डेस्क जॉब है, सुबह उठे, ब्रश किए, आए, दिन भर कुर्सी में बैठे, शाम को गए, खाना खाए, सो गए, तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल में हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बहुत है। और सबसे आखिर में स्ट्रेस, हर तरह का स्ट्रेस, नौकरी का स्ट्रेस, बच्चों का स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, और इतनी सारे प्रॉब्लम्स हैं कि स्ट्रेस में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जैसे स्ट्रेस और क्या हो सकता है, जैसे मैं मेन भिलाई से चरोदा आता हूँ रोज, और वो कंस्ट्रक्शन कई सालों से चल रहा है और शायद कई साल तक चलेगा। मेरे को इतना स्ट्रेस होता है कि गाड़ी अब इधर लगी, एक ट्रक है, गाड़ी है, तो स्ट्रेस में मैं ही आ जाता हूँ। ये स्ट्रेस, इस सब हर चीज़ से स्ट्रेस होता है, उससे कैसे निपटा जाए उसके लिए अलग उपाय हैं। और एक चीज़ और याद रखिए कि हाई ब्लड प्रेशर का 2 पार्ट रहता है। एक होता है जेनेटिक, आपके पापा को हाई ब्लड प्रेशर है, मम्मी को है, दादा को है, दादी को है, नाना को है, नानी को है, मामा को है, तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है कि वो जेनेटिक बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि भैया वो नमक शरीर बाहर फेंक नहीं पा रहा है, जो भी हो। और प्लस एनवायरमेंटल अगर आ जाए, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, एक्सटर्नल फैक्टर्स में मोटापा है, डायबिटीज़ आ गई है और सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो ब्लड प्रेशर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना रहना चाहिए? एक होता है ऑप्टिमल 120/80, जो सिस्टोलिक है 120 रहे और डायस्टोलिक 80, ये एक ऑप्टिमल है। और नॉर्मल क्या है? 130/80, 80 क्या बल्कि 86, 130/86 इज नॉर्मल। हाई नॉर्मल में होता है कि अगर 140 तक है
और उधर आपका करीब करीब 90 तक है, तो ये हाई नॉर्मल हो गया। इसी तरह ये 140/90 मैंने कहा। इसी तरह हम लोग हाइपरटेंशन को 3 ग्रेड में कर देते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 में आपका जो ब्लड प्रेशर है 160/100, स्टेज 1, और स्टेज 2 में 180/110, ये स्टेज 2 हो गया। और स्टेज 3 उसमें 180/110 से बहुत ज़्यादा। ये तो हाई ब्लड प्रेशर के बारे में डिस्कस किए कि ऑप्टिमल कितना होना चाहिए, हाई क्या है, स्टेज क्या है। 2 और तरह के हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। सिर्फ जो ऊपर वाला बीपी है वो ज़्यादा आता है, 150/80 आएगा, 156/80 आएगा, इसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। ये भी अगर है तो ये भी खतरनाक चीज़, इसका भी इलाज करना चाहिए। एक होता है वाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं, वो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड ऑफिस वाइट कोट हाइपरटेंशन। मतलब घर में सब ठीक रहता है, जहाँ डॉक्टर के चैम्बर में बाहर आया डर गया, वो ब्लड प्रेशर थोड़ा सा शूट कर गया, दैट इज वाइट कोट हाइपरटेंशन। एक और टर्म है मास्क्ड हाइपरटेंशन। उसमें क्या होता है कि क्लिनिक में तो नॉर्मल आ रहा है, लेकिन अगर हम 24 घंटे उसका ब्लड प्रेशर मॉनिटर करेंगे, उसके घर में हम लोग लगा के मशीन करके, तो वो लेते रहता है ब्लड प्रेशर, तो उसमें आता है कि उसके एलिवेटेड लेवल्स बीच बीच में होते हैं। अब ये है कि जब भी हमने डॉक्यूमेंट कर लिया, 2 या 3 रीडिंग ले लिया है कि इसका 150/90, 150/90 आ रहा है, फिर हमको सबसे पहले क्या है देखना पड़ता है कोई सेकेंडरी कॉज तो नहीं है। जैसे यंग पेशेंट्स आते हैं तो उसमें हम लोग उसमें दवाइयाँ भी अलग देते हैं, उसमें हम लोग बहुत सारा टेस्ट कराते हैं कि भैया रीनल आर्टरी स्टेनोसिस वगैरह तो नहीं है, क्रॉनिक किडनी का प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये उसके बाद फिर टारगेट ऑर्गन डैमेज देखते हैं। टारगेट ऑर्गन डैमेज मतलब आँख का अंदर का जांच करते हैं कि हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी तो नहीं हुई है ना। किडनी के जांच करते हैं, क्रिएटिनिन बढ़ तो नहीं गया। तो ये टारगेट ऑर्गन डैमेज का हार्ट का इको करते हैं, देखते हैं कि उसको वो तो नहीं हो गया है, क्या बोलते हैं, हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ तो नहीं हो गया, इकोकार्डियोग्राफी में आता है। तो और लाइफस्टाइल देखते हैं कि भाई सिगरेट पीता है क्या, शराब पीता है क्या, कुछ कसरत वसरत करता है कि नहीं, बहुत नमक खाता है ना। और फिर हम लोग हिस्ट्री पूरा पूछते हैं, भैया कितने साल से है, और कोई और बीमारी तो नहीं है, जैसे डायबिटीज़ तो नहीं है, इस हिस्ट्री में हार्ट फेलियर वगैरह तो नहीं हुआ है। फिर इसको मैनेजमेंट कैसे करना है, बड़ा सिंपल है मैनेजमेंट कहने के लिए। एक तो वज़न कम करना, हर मोटे आदमी को वज़न कम करना है। मेरे पास ऐसे मरीज हैं जिनका ब्लड प्रेशर एक ज़माने में मैं लेता था तो 160/100 आता था। उन लोगों ने 12-12, 14-14 किलो वज़न कम किया, अब बीपी नॉर्मल आने लगा है। मतलब उनकी बीपी की गोलियां धीरे धीरे बंद हो गई। तो वेट रिडक्शन करना है, नमक कम खाना है। हम लोग बहुत नमक खाते हैं, नमक कम करना, हम लोग बहुत नमक खाते हैं, है ना। खासकर ये सोडियम जिसमें ज़्यादा है, ये हम लोग नमक बहुत खाते हैं। शराब का सेवन न करें तो बहुत अच्छा है। फिज़िकल एक्टिविटी हम लोग को रोज़ वॉकिंग शुरू करना चाहिए। हम लोगों को आधा घंटा 40 मिनट कोशिश करना चाहिए कि हम लोग वॉकिंग करें। सिगरेट बंद करना पड़ेगा। सिगरेट बहुत ही खतरनाक चीज़ है। मैं बहुत बार मरीजों को ये बताया हूँ कि तुम बिना सिगरेट पिए आओ, जो लोग सिगरेट छोड़ते नहीं है, और मैं कहा मैं तुम्हारा ब्लड प्रेशर लेता हूँ, अब तुम जाओ सिगरेट पी के आओ, फिर मैं तेरा ब्लड प्रेशर लेता हूँ, और फिर मैं बताता हूँ देखो तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। स्मोकिंग बंद करना पड़ेगा। रिलैक्सेशन थेरेपी जरूर कुछ करना चाहिए, कुछ ऐसा जैसे गार्डनिंग, कुछ एक रिलैक्सेशन वाला काम करिए, या मेडिटेशन करना, या भक्ति संगीत सुनना। और हमको खाने में पोटेशियम ज़्यादा लेना है। जैसे कि आप रोज़ नौकरी में जाते हैं, रास्ते में ढाब का पानी मिलता है, कोकोनट वाटर, तो ज़रूर एक पीजिए, रोज़ पीजिए, पोटेशियम बहुत रहता है उसमें। केला खाइए। तो पोटेशियम हमको अपने डाइट में बढ़ाना है। इस सबसे भी अगर नहीं होता तो फिर हम लोग दवाइयाँ चालू करते हैं। तो दवाइयों में क्या है कि अब बहुत सारी दवाइयाँ हैं, तो हम लोग दवाई चालू करते हैं, डायरेटिक्स देते हैं, और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो हम लोग दे सकते हैं।
तो अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया है कि हम लोगों को ब्लड प्रेशर है तो हम लोगों को कोई भी आदमी अगर 60 साल से ऊपर है उसका तुरंत ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है। उसका ब्लड प्रेशर 150/90 से ज़्यादा आ रहा है, और 60 साल से कम में हम लोग का टारगेट रहना चाहिए कि ब्लड प्रेशर कम से कम 140/80 रहे उसका। और शुरू में हम लोग थायराइड डियूरेटिक वगैरह देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है। दवाइयाँ तो बहुत है, दवाइयाँ बहुत है, बस आपको ईमानदारी से खाना है। जो हम लोग दवाइयाँ यूज़ करते हैं, दवाइयों में जैसे कि किडनी में जो काम करते हैं वो डायरेटिक्स दवाइयाँ देते हैं, और जैसे कि एस इनहिबिटर्स रैमिप्रिल वगैरह देते हैं, ARB देते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स देते हैं, है ना, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं, लूप डायरेटिक्स दे सकते हैं। दवाइयाँ बहुत सारी हैं, बीटा रिसेप्टर बीटा ब्लॉकर्स जिसको बोलते हैं, एटेनॉल मेटाप्रोलॉल, ये सब भी हम लोग देते हैं। मतलब दवाइयाँ की कोई कमी है ही नहीं, बस ये है कि ईमानदारी से दवाइयाँ लेना है आपको, बस ये बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक ये है कि आपको ब्लड प्रेशर अगर है तो उसकी दवा आप परहेज करिए जो डॉक्टर बोलता है, और दवाइयाँ ज़रूर लीजिए, नहीं तो आगे चल के हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, बहुत सारी आँख रेटिनोपैथी, बहुत सारी बीमारी हो जाती है। ये तो ब्लड प्रेशर के बारे में हुआ। अब हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल की। हम लोग जो कोलेस्ट्रॉल का जो टेस्ट कराते हैं तो उसका मीनिंग क्या है। कोलेस्ट्रॉल का आपका जब भी रिपोर्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें HDL लिखा है इतना, LDL लिखा है इतना, ट्राइग्लिसराइड लिखा है इतना। तो HDL LDL ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राइग्लिसराइड, ये 3 चीज़ हम लोग देखते हैं। तो HDL को बोलते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोला जाता है। ये क्या होता है कि ये जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है उसको खून से ले जाता है लीवर में, और लीवर में ले जाके उसको ब्रेक कर देता है HDL। इसलिए HDL हमेशा हाई रहना चाहिए, जितना भी हो, 50 हो, 55 हो, 60 हो, मतलब HDL जितना हाई रहेगा तो ये जो है ये कोलेस्ट्रॉल, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को ले जाता है लीवर में और उसको फिर ब्रेक डाउन करता है। और जो खराब कोलेस्ट्रॉल है वो है LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसी को हम लोग बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। ये क्या होता है, ये कोलेस्ट्रॉल को सेल्स में ले जाता है, कोलेस्ट्रॉल को सेल्स में ले जाता है, और उसके बाद अगर इसका बहुत ज़्यादा होती है आर्टरी वॉल्स को थिकन करता है। अगर LDL वैल्यू बहुत हाई है तो वो आर्टरी की वॉल्स को थिकन करता है, वहाँ प्लाग्स बना सकता है, मतलब आपको वहाँ क्लॉट बन सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है। हार्ट में अगर हुआ तो हार्ट अटैक, ब्रेन में हुआ तो ब्रेन अटैक। तो ये उसका ये एक LDL है। LDL क्या करेगा, प्लाक बनाएगा, वहाँ पे प्लेटलेट एडिशंस होते हैं और क्लॉट बन सकता है। तो हम लोग को LDL कम रखना है, HDL जितना बढ़ा सके उसको बढ़ाना है। तो मतलब LDL और HDL का हम लोगों ने ये देख लिया है। और LDL कितना होना चाहिए, कायदे से 100 से कम होना चाहिए LDL। और HDL तो जितना ज़्यादा हो, कम से कम अगर 60 या 60 से ऊपर है तो बहुत ही अच्छी बात है, 50 है, 60 है, बहुत ही अच्छी बात है। LDL 100 से कम होना चाहिए। तो आप जब भी कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट देखते हैं तो आपको वो पूरा देखना पड़ता है कि अब जैसे कि टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से कम होना चाहिए, है ना, और अगर आपका 240 से ज़्यादा है टोटल कोलेस्ट्रॉल, मतलब हाई है, तो आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने की गोली भी लेनी पड़ेगी और आपको डाइट का पूरा ध्यान भी रखना पड़ेगा। एक और कंपोनेंट होता है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड भी कम रहे, हम इंडियंस में ट्राइग्लिसराइड्स बहुत रहता है हाई। क्यों? क्योंकि मटन, मुर्गा, है ना, आलू बुंडा, समोसा, पूड़ी, कचौड़ी हम लोग बहुत खाते हैं। तो ये क्या है, ये अगर ट्राइग्लिसराइड बहुत हाई है तो ये भी आर्टरीज को थिकन कर देता है, आर्टरीज को थिकनिंग भी करता है, और इस तरह आर्टरी की जो वॉल्स है वो भी थिकंड होते हैं, तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। और बहुत ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाए तो पैंक्रेटाइटिस भी हो सकता है। तो मतलब ये ट्राइग्लिसराइड, ये तीसरा जो है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ता क्यों है, मोटापे से बढ़ता है, अनहेल्दी फूड हैबिट्स, वही ना, पूड़ी, कचौड़ी, आलू बुंडा, समोसा, और
एक हाइपोथायराइडिज्म, अगर आपका थायराइड कम काम कर रहा है तो आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल हाई। हम लोग बहुत सारे मरीज का कोलेस्ट्रॉल देख के हमको समझ में आता है यार ऐसा तो होना नहीं चाहिए, इसका खान पान भी वैसा नहीं, तो पूछते हैं, फिर टेस्ट कराते हैं तो हाइपोथायराइडिज्म, मतलब थायराइड जब कम काम करता है तो ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ सकता है। और डायबिटीज़ अगर है और पुअरली कंट्रोल्ड है तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा। शराब का सेवन, ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, तो है ना। और स्टेरॉइड की गोली बहुत, जैसे दमा में बहुत लोग स्टेरॉइड्स लंबा लेते हैं, गठियावाद में भी स्टेरॉइड देते हैं, उससे ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। बर्थ कंट्रोल पिल्स जो लोग लेती हैं वो लोग का ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। तो अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ाना नहीं है तो क्या करना है, हमको चीनी और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, मैदा, ये सब, ये समोसा, आलू बुंडा, शराब, ये सब को कम करना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, इसकी कैप्सूल्स भी आती हैं लेकिन वो महंगी पड़ती हैं। कैप्सूल की जगह आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाले, जैसे लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स आप जितना भी लेंगे उसमें वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रहता है ना। वॉलनट्स में है, साल्मन जो मछली है, ट्यूना मछली है, लहसुन से ट्राइग्लिसराइड्स कम होता है। एचडीएल कैसे बढ़ा सकते, तो डेली एक्सरसाइज करिए, एचडीएल बढ़ेगा। स्मोकिंग बंद करिए, एचडीएल बढ़ेगा। वजन कम करिए, एचडीएल बढ़ेगा। एलडीएल कम कैसे करना है, वही एक्सरसाइज करिए, एलडीएल कम होगा। अब जितना ट्रांस फैट्स और ये समोसा, आलू बुंडा, पूड़ी, कचौड़ी है, इसको कम करिए और सॉल्युबल फाइबर्स का डाइट बढ़ाइए। तो ये है कोलेस्ट्रॉल, जो आपका एचडीएल, एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड। आज के लिए तो बस इतना ही। नमस्कार।